नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं चार बड़ी खबरें। चलिए रुक कर लेते हैं चार बड़ी खबरों की और देख लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। आज बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। वार्ता के लिए गठित की गई किसान नेताओं की समिति और 21 नवंबर को 6 मांगों को लेकर पीएम को पत्र लिखा गया था। दूसरी बड़ी खबर हम लेंगे जहां पर गोरखपुर का तिवारी परिवार बसपा से बाहर हो गया है। बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी, कुशल तिवारी और गणेश शंकर पांडे भी निकाले गए। मायावती ने 3 नेताओं को पार्टी से निकाला। सपा में शामिल हो सकते हैं तिवारी परिवार। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर राज्य शिवराज सरकार की बैठक आज है। विमानतल के विस्तार पर चर्चा होगी। 143 एकड़ भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे सकती है सरकार। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर बीजेपी का गुजरात के बाद काशी मॉडल तैयार। काशी मॉडल से यूपी जीतेगी बीजेपी। 2014 में बीजेपी की जीत में गुजरात मॉडल का खास योगदान भी रह सकता है और इसके साथ ही यूपी की सत्ता में वापसी के लिए पार्टी ने अब तैयारी कर ली है। चलिए रुक कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वार्ता के लिए गठित की गई किसान नेताओं की समिति को केंद्र सरकार ने अभी तक का कोई संदेश नहीं मिला है, जबकि मोर्चे ने 21 नवंबर को एमएसपी पर कानून बनाने समेत 6 मांगों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखा था। संयुक्त किसान मोर्चा आज मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर पूर्व कार्यक्रम के तहत आंदोलन तेज करने के लिए भविष्य की रणनीति बनाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बताया कि एमएसपी की कानून गारंटी देश भर में किसानों पर लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस लेने और मृतक किसानों के परिवार के पुनर्वास, लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने आदि मांगों पर सरकार से बातचीत करने के लिए 4 दिसंबर को 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक वार्ता करने के लिए कोई भी संदेश नहीं आया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन होगा। किसान आंदोलन पर अब भी कहीं ना कहीं संशय जो है वो बना हुआ है। क्या हो सकता है आगे, जो स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं, क्या दिख रहा है किसान आंदोलन का भविष्य? देखिए अंशुल, ये जो है लगता है कि किसानों और ये सरकार के बीच में एक तरह से आंख मिचौली चल रही है। कल तक लग रहा था कि सारी चीजें ठीक है, 2 दिन में सारी व्यवस्था हो जाएगी, किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, सरकार उनकी मांगों को मान लेगी। लेकिन जिस तरह की बातें हो रही है उससे तो साफ लगता है कि कहीं न कहीं से अभी सरकार और किसानों के बीच में दूरियां बनी हुई है। ये जो पहले जो है किसानों ने जो समिति बनाई थी, वो समिति बनाकर 5 सदस्यीय समिति थी। समिति बनाकर वो सरकार के आदेश पर ही, वो समझिए सहयोग से ही समिति बनाई गई थी। उसमें ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि 2 दिन के बाद जो है ना हम इस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन 4 तारीख की समिति बनी। 4 तारीख के बाद जो है समिति से सरकार को की कोई बातचीत नहीं हुई है और इसके बाद किसानों में काफी नाराजगी है, रोष है और इसी वजह से समझिए कि आज जो है ना सिंघू बॉर्डर पर बैठक हो रही है। सारे किसान नेता उसमें शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में किसान भी आ रहे हैं और किसानों ने जो कल बयान दिया उससे तो साफ जाहिर होता है कि किसान अभी आगे की रणनीति और आगे के आंदोलन को लेकर भी काफी उद्वेलित है और वो धार देना चाहते हैं, अपने पूरे प्रक्रिया को, पूरे आंदोलन को तेज करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार अगर आज कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है, किसानों से कोई बात नहीं करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसान का आंदोलन जारी रहेगा, किसान आगे की रणनीति पर भी काम करेंगे। दरअसल है क्या कि बीजेपी का संकट ये है कि बीजेपी चाह रही है कि किसी भी तरह से किसान आंदोलन खत्म हो जाए ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब में समझिए कि किसानों का लाभ उनको मिल सके। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच में दूरी बनती दिख रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि अभी तक मनमुटाव कहीं न कहीं से है और ये जो है सरकार भी किसी फैसले पर नहीं पहुंच रही है। देखना होगा कि आज के बाद, आज जो किसानों की जो बैठक होती है उसके बाद जो उनकी रणनीति बनती है, उसके बाद सरकार क्या कुछ फैसला लेती है और देखना होगा। सबसे बड़ी चीज है कि जो उनकी किसानों की जो 6 सूत्री मांगे हैं, उस मांगों पर समझिए कि एमएसपी सबसे बड़ी कहानी है और एमएसपी को लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई किसानों को वादा नहीं किया गया है। लिखित वादा वो लोग चाह रहे हैं और लिखित आश्वासन चाह रहे हैं, जिस पर कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। इसके बाद किसानों पर दर्ज मुकदमे की बात है।
इसके बाद अजय टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर भी किसान अड़े हुए हैं। जी। शहीद किसानों को मुआवजा पुनर्वास की भी बात है। तो ये कुल मिलाकर ये सारी बातें वहीं अटकी हुई है जहां से शुरू हुई थी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर। गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा से विधायक बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उनके बड़े भाई और संत कबीर नगर से पूर्व सांसद कुशल तिवारी और पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष गणेश शंकर पांडे भी बसपा से निकाले गए हैं और इन नेताओं पर अनुशासनहीनता करने और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से सही व्यवहार न रखने की वजह से पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि इन नेताओं की समाजवादी पार्टी में जाने की चर्चा है और खबर है कि पूर्वांचल के बाहुबली और बड़े ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे और बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जानकारी है कि विनय शंकर तिवारी की शनिवार को एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात भी हो चुकी है और विनय शंकर तिवारी के साथ ही हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी और भांजे गणेश शंकर पांडे भी सपा में शामिल हो सकते हैं। विनय शंकर तिवारी के साथ साथ कुछ और ब्राह्मण नेता भी एसपी का दामन थाम सकते हैं। और यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील जी, आपसे जानना चाहेंगे, तिवारी परिवार को निष्कासित कर दिया गया है बसपा से और कई तरह के कयास जो है वो अब लगने शुरू हो गए हैं, कैसे देखें इसे? देखिए, तिवारी परिवार का कहीं ना कहीं पूर्वांचल में काफी पुराना दबदबा है। ये परिवार बड़ा परिवार है और जिस रुख चलता है वहाँ कहीं ना कहीं इस परिवार के साथ वहाँ का जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो चलते हैं। ये पूरा बीएसपी से जिस तरह इसमें इनको निष्कासित किया गया है, बीएसपी का ये आरोप है कि ये सपा में जा सकते थे कुशल तिवारी, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पूर्व सांसद भी है तथा इनके जो रिश्तेदार हैं गणेश शंकर पांडे, इन सभी लोगों को पार्टी से अनुशासनहीनता के कारण जो है वो पार्टी से निकाला गया। वरिष्ठ पदाधिकारियों के से सही व्यवहार न रखने के कारण इनको बहुजन समाज पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जा रहा है। ये लेटर जारी कर दिया अभी सुधीर कुमार भारती ने, जो गोरखपुर मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह जो तिवारी परिवार है वो बसपा में विनय शंकर तिवारी, कुशल तिवारी, गणेश शंकर तिवारी पांडे और तमाम और इनके सहयोगी थे, तो ये लोग कहीं ना कहीं दबदबा एक माना जाता है। पुराना बसपाई थे, इससे पहले जो है वो कांग्रेस में रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक दबदबा था। और विधानसभा क्षेत्र चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं आसपास के कई मंडल पे प्रभाव डालते थे। अब ऐसे में ब्राह्मण चेहरा बसपा से निष्कासित हुआ है, इनको आरोप लगा कि सपा में जा सकते हैं। तो सपा कहीं ना कहीं तिवारी परिवार, यानी देखिए सपा हर एक चीज को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है और चाहे जिस दल से कोई निकाला जाए या तोड़ने का काम हो, सपा उस बात को बहुत ही बारीकी से लेते हुए अपने में शामिल कराने की बात करी। हालांकि ये बात खुल गई जिसकी जानकारी बसपा सुप्रीमो को लगी और इसको कहीं ना कहीं तत्काल प्रभाव से इनको निष्कासित कर दिया गया है। तो पूर्वांचल का जो तिवारी परिवार है ये बड़ा परिवार है और सपा को कहीं ना कहीं पूर्वांचल में जिस तरह देखा जाए राजभर से जिस तरह उन्होंने गठबंधन किया, उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ा परिवार जो है गोरखपुर से अगर आ रहा है तो निश्चित तौर पर समाजवादी को बड़ा फायदा हो सकता है इस परिवार से। हालांकि लोकसभा देखा जाए तो इनके परिवार में सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पे विनय शंकर तिवारी को देखा जाए तो विधायक रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा परिवार और बड़ा वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक के साथ साथ तमाम जमीन को निष्कासित करने के बाद एक जगह जो ब्राह्मण परिवार है वो पूरा जो लाबी है गोरखपुर का, वो कहीं ना कहीं जिन दल में जाएंगे उसका लाभ उस दल को मिलेगा। हालांकि ये खबर यही आ रही है कि समाजवादी पार्टी में जल्द शामिल हो सकते हैं और इसी आरोप इनको बसपा से निकाला गया है। और 11 दिसंबर को ये भी तारीख आ रही है कि 11 दिसंबर को सपा ज्वाइन कर सकते हैं तिवारी बंधु। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा कुंभा जो है वो समाजवादी के खेमे में आएगा। हालांकि बसपा में देखिए कि चाहे जो विधायक रहा वो विधायक बाहर जाके समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ है, बीजेपी में भी शामिल हुआ है और दूसरे दलों में हुआ है। तो ऐसे में बीएसपी अपने विधायकों को, मौजूदा विधायक, पूर्व सांसदों को, एमएलसी को बाहर का रास्ता दिखा रही है। हालांकि सबसे ज्यादा लोग अगर देखा जाए बसपा से जो निकले वो समाजवादी पार्टी में गए। तो ऐसे में माना जा रहा है पूर्वांचल में जिस तरह तिवारी परिवार ब्राह्मण वोट बैंक कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अकील जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आपको बता दें कि तिवारी परिवार को बसपा से बाहर कर दिया गया है। गोरखपुर का तिवारी परिवार बसपा से बाहर हो गया है। इसके साथ ही
बीएसपी विधायक वनेशकर तिवारी निकाले गए हैं और इनके पीछे एक बड़ी वजह ये बताई जा रही थी कि अनुशासनहीनता के कारण इन्हें निकाला गया है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि ये सपा में शामिल हो सकते हैं। इस बात को लेकर भी ये आरोप उनके ऊपर लगा था कि अब ये सपा में शामिल हो सकते हैं, इस कारण से भी उन्हें निकाल दिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि बसपा जिस तरीके से अपने विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा रही है और उसके बाद आगामी चुनाव में वो जीत का दम भी भर रही है, ये किस प्रकार से होगा। बढ़ी अगली खबर की ओर। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में ग्वालियर विमानतल के विस्तार के लिए 143 एकड़ भूमि सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे सकती है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर रखने के लिए संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल सकती है। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधक विधेयक प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। वहीं बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर मंत्रियों से विचार मंथन किया जाएगा। तो शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक आज। तो 143 एकड़ भूमि सरकार दे सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, शिवराज कैबिनेट की आज काफी अहम बैठक है, क्या कुछ फैसले हो सकते हैं? बिल्कुल, हमसे बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है जिसमें तमाम विषयों में तो चर्चा की जाएगी, साथ ही जो मध्य प्रदेश से विकास से जुड़े जो अहम प्रस्ताव है उनको भी मंजूरी देने पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो मंत्रीगण हैं इस पर विचार करेंगे और अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। मगर बात की जाए ग्वालियर की तो ग्वालियर में लगातार केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जो हवाई अड्डे हैं वो बनाने को लेके लगातार पहले भी केंद्र सरकार से चर्चा किए थे। और बात की जाए खुद ज्योतिराज सिंधिया की तो उड़ान केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया, तो जिसके चलते बात की जाए मध्य प्रदेश की तो ग्वालियर में जो विमान तल हैं उसको भूमि के लिए प्रदेश सरकार 143 करोड़ की जो राशि है वो दे सकती है। साथ ही बात की जाए छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का जो नाम है वो राजा शंकर शाह के नाम पर रखने का जो संशोधन विधेयक है उसको आज कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है अंशुल, क्योंकि बात की जाए लगातार छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की तो जिस प्रकार से छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का जो नाम है वो लगातार बदलने को लेकर इसके पहले भी जो कई ऐसे जो नेता हैं जिनने प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे चर्चा की थी। मगर बात की जाए आज की तो आज ये जो संशोधन विधेयक है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का जो नाम बदलना है राजा शंकर शाह नाम रखने की जो मंजूरी है वो आज मिल सकती है। साथ ही ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण में संशोधक जो विधेयक है उसको भी मंजूरी मिल सकती है। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो एक के बाद एक बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए संभावना ऐसी जताई जा रही कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जो मंत्रिमंडल हैं उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट के जो सदस्य हैं उनसे चर्चा की थी। और जिसके बाद आज जो मंत्रिमंडल है पूरे मंत्रियों से बात करेंगे, प्रभारी मंत्रियों से वन टू वन चर्चा करेंगे। और साथ ही संभावना ऐसी जताई जा रही कि जिस प्रकार से दूसरी लहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि वह अपने प्रभार के क्षेत्र का विशेष ध्यान रखें और कलेक्टर के साथ समन्वय बनाएं और कोरोना संक्रमण के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उनको जिले के अंदर ही सीमित करें और जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण की जो मामले जो सामने आ रहे हैं उनको कम करने में सहायता करें। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके पहले भी कई ऐसे जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, उनको निर्देश दिए थे कि वह अपने प्रभार के क्षेत्र में जाएं, लोगों से चर्चा करें, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लें। जी बिल्कुल विवेक, तो जिस तरीके से कैबिनेट की अहम बैठक यहाँ पर है और इसके बाद में कई और भी प्रस्ताव है वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है और क्या इसमें खास रह सकता है?
बिल्कुल अंशुल, कैबिनेट की बात की जाए तो तमाम जो मंत्रिमंडल हैं वो सभी मौजूद रहेंगे, क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश से लगे हुए जो अन्य जो राज्य हैं, महाराष्ट्र की बात की जाए या बात की जाए राजस्थान की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी जो कोरोना के जो नए जो मामले हैं वो वहाँ सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो भी महाराष्ट्र में सामने आए, जिसके बाद संभावना ऐसी जताई जा रही कि जिस प्रकार से आज कैबिनेट की बैठक है, मंत्री मंडलों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वन टू वन चर्चा करेंगे, तो कोरोना को लेकर तो चर्चा की जाएगी, मगर बात की जाए प्रभार के जिलों की, तो प्रभार के जिलों के जो मंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री निर्देश दे सकते हैं कि वह अपने क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र के जो जो मंत्री हैं जिनको जवाबदारी दी गई है अलग अलग जिलों के प्रभार की, वह अपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले जिले के प्रभार का, और साथ ही बात की जाए कोरोना संक्रमण की तो लोगों को जागरूक करें दूसरे डोज लगाने के लिए, क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो पहले डोज में मध्य प्रदेश सबसे आगे है देश में, मगर बात की जाए सेकेंड डोज की तो कहीं ना कहीं सेकेंड डोज को लेकर जो कमी है वो देखने को मिल रही है। जो अभियान है उसमें जो गति है सेकेंड डोज की वो देखने को नहीं मिल रही, जिसके चलते संभावना ऐसी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री आज जो प्रभारी मंत्री हैं उनको निर्देश दे सकते हैं कि वह अपने क्षेत्र में जाके लोगों को जागरूक करें, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके पहले भी कई बार कहा था कि दिसंबर के महीने में पूरे मध्य प्रदेश में पहला और दूसरा जो डोज है वो लोगों को 100% लग जाए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर वर्ष 2014 में केंद्र के भाजपा में आने के साथ ही पार्टी में मोदी युग का आगाज हुआ और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे गुजरात मॉडल का भी खास योगदान रहा, जिसका विजन डॉक्यूमेंट पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया था। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए पार्टी ने अब काशी मॉडल तैयार किया है और इस मॉडल को देश प्रदेश में घर घर तक पहुंचाने के व्यापक योजना भी तैयार कर ली गई है। चलो काशी का उद्घोष करने वाली भाजपा अब दिव्य काशी भव्य काशी का जलवा देश दुनिया को दिखाने की तैयारी में है। संघ और भाजपा के राजनीतिक रोड मैप पर अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा के माइलस्टोन भी अंकित हैं। अयोध्या में सुप्रीम अदालत के फैसले के बाद मंदिर निर्माण के एजेंडे पर भाजपा आगे बढ़ रही है और काशी में यूं तो सड़क, बिजली, पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास के अलावा भी बहुत कुछ काम हुए हैं, मगर मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर था। प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण करने गए थे और इसी के साथ ही काशी में एक अघोषित कुंभ का भी आगाज होगा, जहां देश दुनिया के लोग जुटेंगे। काशी मॉडल के जरिए भाजपा की योजना चुनावी माहौल बनाने की है। तो आपको बता दें कि यूपी को जीतने के लिए काशी मॉडल को तैयार कर लिया गया है। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए पार्टी ने अब काशी मॉडल को तैयार किया है। और पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश वकील जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं बीजेपी की बहुत सारी जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, जिससे कि जनता का ध्यान आकर्षण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी पर ही हो। अब काशी मॉडल को लेकर आए हैं, काशी मॉडल को लेकर वो जनता को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। कई तरीके के पंच भी यहाँ पर दिए हैं इस चीज को लेकर, लेकिन काशी मॉडल को जिस तरीके से तैयार किया है, क्या लगता है आपको आगामी चुनाव में किस तरीके से फायदा हो सकता है? देखिए, पिछले चुनाव की अपेक्षा जो है ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए काफी कठिन है, क्योंकि चारों तरफ से घेरेबंदी है और समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर बीजेपी की दिख रही है। ऐसे में नया रास्ता अख्तियार करना ही है और उसी रास्ते को आप काशी मॉडल के रूप में देख सकते हैं। जिस तरह से 2014 में गुजरात मॉडल के जरिए केंद्र की सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई, वही समझिए कि उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए काशी मॉडल की तैयारी है। और इस काशी मॉडल क्या है? काशी मॉडल काशी का समझिए कि विकास को लेकर है। काशी में जो धर्म की नगरी है उसको तमाम लोगों के लिए कैसे जो है सुंदर बनाया जाए और उसकी तैयारी की जाए, ये जो है ना काशी मॉडल एक तरह से ये है। ये इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि 13 दिसंबर को समझिए कि काशी कॉरिडोर को का लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण करेंगे और उसका उसके बाद एक महीने तक माने 14 जनवरी तक एक कार्यक्रम पूरी की कार्यक्रम की तैयारी की गई है, उसकी सूची जारी की गई है। इस कार्यक्रम में क्या है कि बीजेपी के जितने सीएम हैं उसमें शामिल होंगे। इसके बाद जो देश के और दुनिया के सबसे स्कॉलर, ये समझिए बुद्धिजीवी, उद्योगपति, समझिए कि कलाकार, पत्रकार, लेखक
और ये जो जितने भी फिल्मकार हैं उनको समझिए कि उनका कार्यक्रम कंटिन्यू होगा 1 महीने तक। और इसके बाद जो है विदेशी राजदूतों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। जाहिर सी बात है ये सारी चीजें जो है दुनिया तक ये काशी को पहुंचाने की ये कोशिश होगी। और ये जो है घर घर तक जो है काशी मॉडल को भी पहुंचाने की योजना है। संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के हर घर को समझिए कि जाएंगे और वहां समझिए काशी मॉडल की बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं वो समझिए कि बीजेपी के लिए चुनौती भरा है और उस चुनौती को खत्म करने के लिए ही काशी मॉडल की तैयारी की गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी को जीतने के लिए काशी मॉडल को तैयार किया गया है। 2014 में बीजेपी की जीत में गुजरात मॉडल का खास योगदान था और अब यूपी की सत्ता में वापसी के लिए पार्टी ने नया एक मॉडल तैयार किया है काशी मॉडल के नाम से। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में उतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।